अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, कि हुक्स लॉ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से कौन कौन सी इजादात हुई हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सा काम कर रही हैं, हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बनाया हुआ है और हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इन चीज़ों का कितना किरदार है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो टाइमली आपको मिल सकें और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत सी चीज़ों की ये बेस बनी है। जैसे बैलेंस व्हील है, बैलेंस व्हील जो मैकेनिकल क्लॉक होती है, उसकी जो सुइयां घूम रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से मैकेनिकल क्लॉक बनी, पोर्टेबल टाइम पीस बने। पोर्टेबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हम साथ उठा के ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं, उनको कहते हैं पोर्टेबल। और टाइम पीस होता है, आजकल तो खैर मोबाइल का दौर है, लेकिन पहले दौर में टाइम पीस की बड़ी वैल्यू होती थी। इसके ऊपर हम अलार्म वगैरह लगाते होते थे और हमारे बहुत सारे शेड्यूल इनकी वजह से मरतब होते थे। इसी तरह स्प्रिंग स्केल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ। ये एक स्केल होता है, ऐसे स्प्रिंग की सूरत में होता है, एक तराजू होता है, इसके नीचे हुक लगी हुई होती है, वेट को ऐसे उठाते हैं, उसके ऊपर उसकी रीडिंग आ जाती है, ये कितने किलोग्राम का वेट है। उसका फंडामेंटल भी हुक्स लॉ ही है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि जो चीज़ उसकी बुनियाद बन जाए। मैकेनिकल क्लॉक और टाइम पीस में बैलेंस व्हील होता है और स्प्रिंग स्केल में जो प्रिंसिपल यूज होता है उसमें हुक्स लॉ का बड़ा किरदार है। इसी तरह डाइविंग बोर्ड्स होते हैं, ऐसे अक्सर आपने देखा होगा, इस तरह के बोर्ड्स होते हैं, इसके ऊपर एक बंदा ऐसे खड़ा होता है, नीचे थोड़ा सा जोर डालता है, ये बोर्ड नीचे की तरफ होता है, फिर इसको उठा के ऐसे पानी में फेंक देता है, इसको कहते हैं डाइविंग बोर्ड्स। इसी तरह कार के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, जो कार के नीचे कमानियां लगी हुई होती हैं, जो उसको बैलेंस कर रही होती हैं, खड्डों वगैरह से बचा रही होती हैं, जंप से बचा रही होती हैं और उसको स्टेबल रखती हैं। उसमें भी हुक लॉ का बड़ा किरदार है। सिस्मोलॉजी कहते हैं, जो हमारे ज़लज़लों का सिस्टम है, जो ज़लज़ले आते हैं उनको नापने के लिए एक सिस्मोमीटर होता है जो ज़लज़लों की ग्रेडिंग को बताता है कि इतने ग्रेड का ज़लज़ला है। उसमें जो सिस्टम लगा हुआ होता है वो भी हुक्स लॉ के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके अलावा अकॉस्टिक मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें आप लिक्विड और गैसेस में मैकेनिकल वेलोसिटी की प्रेजेंस को जानते हैं। उसमें भी जो फाउंडेशन है उसकी वो हुक्स लॉ ही है। और इसके अलावा हमारी जो मेडिकल साइंसेस हैं, मेडिकल साइंसेस से मतलब ये है कि मेडिकल के रिलेटेड जो आलात यूज़ होते हैं उनमें भी हुक्स लॉ का बड़ा किरदार है। और इससे बढ़ के जो स्प्रिंग की इजाद है, ये एक मार्वल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग है। मार्वल का मतलब होता है हैरत में डालने वाली चीज़। जो स्प्रिंग है वो मार्वल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन इंजीनियरिंग में स्प्रिंग ऐसी इजाद है जिसने सबको हैरत में डाल दिया। इससे पहले व्हील की इजाद थी, उसने भी दुनिया को हैरत में डाल दिया और जगह जगह व्हील यूज हो रहा है। उसी तरह आपके जितने भी मैकेनिकल सिस्टम है, ऑलमोस्ट हर सिस्टम में स्प्रिंग का एक बड़ा किरदार है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जितने भी आए हैं उनमें स्प्रिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम वन बाय वन एप्लीकेशंस ऑफ हुक लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि हुक लॉ कहाँ कहाँ पे क्या क्या किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले है बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक। जो मैकेनिकल वॉचेस होती हैं, जिनको हम क्लॉक भी कहते हैं और वॉच भी कहते हैं। वॉच वो होती है जो आप कलाई पे बांधते हैं, क्लॉक वो होती है जो साइज में बड़ी होती है, दीवार के साथ लटकाते हैं, उसको कहते हैं वॉल क्लॉक। बेसिकली दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रही होती हैं। इन दोनों को मैकेनिकल वॉचेस कहते हैं। तो इनके अंदर जो टाइम कीपिंग डिवाइस होती है उसका नाम है बैलेंस व्हील। ये एक वेटेड व्हील होता है, छोटा सा एक व्हील होता है, इसका वजन बाकी क्लॉक की सुइयों के निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये नीचे ऐसे फिट हुआ होता है
और ये बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है, एक लाइन में मोशन नहीं करता बल्कि ऐसे 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 इम्पल्सेस जनरेट करता है। इसमें देखें तो ये हमारी सुई लगातार ऐसे नहीं जा रही, ऐसे 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 पल्सेस की सूरत में जा रही है। इसके अंदर जो चीज़ पल्सेस जनरेट कर रही है वो बैलेंस व्हील है। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस व्हील के अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जिसका नाम है स्पाइरल टॉर्शन स्प्रिंग, और इसी को हेयर स्प्रिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा स्प्रिंग होता है जिसका नाम स्पाइरल टॉर्शन भी है और हेयर स्प्रिंग भी है, जिस मर्जी नाम से पुकार लें, चीज़ एक ही है। ये बैलेंस व्हील के साथ अटैच होता है और बैलेंस व्हील को एक कंटिन्यू मूवमेंट से रोकता है और उसको बैक एंड फोर्थ मोशन दे रहा होता है। जैसे अभी आपने वॉल क्लॉक की सूरत में देखा कि उसकी सुई ऐसे 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 आई थी, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही थी। बैलेंस व्हील के साथ ये स्पाइरल टॉर्शन स्प्रिंग मिल के इस काम को सर अंजाम देते हैं। ये स्प्रिंग एक एस्केपमेंट पैदा करता है। एस्केपमेंट को कहते हैं किसी चीज़ से फरार हासिल करना। ये उसको बाकायदा ऐसे करने से फरार देता है, उसको आगे ऐसे कंटिन्यू ऐसे नहीं जाने देता बल्कि ऐसे ऐसे मूवमेंट देता है। ये उसके साथ मिल के इस काम को सर अंजाम देता है। और बैलेंस व्हील का जो गियर ट्रेन होता है उसको इम्पल्स में चेंज करता है और उसकी मूवमेंट को ऐसी शेप दे देता है। और इस व्हील का एक स्विंग, एक क्लिक या टिक काउंट होता है और एक दफ़ा आगे जाता है, फिर इसी तरह दूसरी दफ़ा जाता है और ये बैलेंस व्हील प्लस जो स्प्रिंग होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक टिक या क्लिक को जनरेट करता है और इस सिलसिले को कंटिन्यू रखता है जब तक इसको एनर्जी मिलती रहती है। ये काम चलता रहता है। हर दफ़ा एक टिक या क्लिक कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ती जाती है और हमारा टाइम कैलकुलेट होता जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल के एक टिक या क्लिक को जनरेट करती हैं। ये दोनों चीज़ें हुक्स लॉ के मुताबिक काम करती हैं और हमारा काम आसान बना देती हैं। ये काम ऑटोमेटिक चलता रहता है और टाइम के साथ साथ घड़ी की सुई आगे जाती रहती है। इसके नीचे गियर लगा हुआ होता है, एक सुई पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, सेकंड वाली जो होती है, और फिर वो मिनट वाली सुई को एक क्लिक आगे कर देती है, फिर एक और रोटेशन पूरी करती है, उसका गियर छोटी वाली सुई को और एक रोटेशन आगे दे देता है। इस तरह जब मिनट वाली सुई पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो आवर वाली सुई आगे फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, कौन सा लॉ काम कर रहा है, हुक्स लॉ काम कर रहा है। हुक लॉ की एप्लीकेशन के लिहाज से दूसरी जो इजाद है वो है स्प्रिंग स्केल। इसको स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। बैलेंस बेसिकली कहते हैं तराजू को, जो कि वेट एंड मास को बैलेंस करता है। इसी तरह स्प्रिंग स्केल भी एक बैलेंस है, एक मैकेनिकल फोर्स जो बॉडी के ऊपर पड़ रही होती है उसको मेजर करने वाली एक डिवाइस है। बॉडी के ऊपर जो मैकेनिकल फोर्स पड़ रही होती है ये डिवाइस उसको मेजर करती है और उसकी रीडिंग आपको शो कर देती है। उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो ये काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज एक डिवाइस है और किसी चीज़ के साथ अटैच है, इसके नीचे एक हुक लगा हुआ होता है, उस हुक के साथ हम वेट को लटकाते हैं। यहाँ पे रीडिंग होती है जो किलोग्राम के हिसाब से होती है। दरमियान में ऐसे इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच होता है। स्प्रिंग के साथ एक नॉब होती है। जो ही आप इसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं ये बॉडी नीचे की तरफ जाती है और स्प्रिंग को एक्सपैंड करती है। तो स्प्रिंग जब एक्सपैंड होता है, लेट्स सपोज इनिशियल पोजीशन जहाँ पे थी 0 थी, यहाँ पे 1 किलोग्राम 2 3 4 से रीडिंग होती है। वेट के हिसाब से स्प्रिंग नीचे आता है, हमें पता चलता है कि इस बॉडी का वेट 2 किलोग्राम है। तो इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है बेसिकली इस हुक के साथ अटैच होता है, हुक के साथ वेट लगाते हैं। ये मैच 2 किलोग्राम का था तो उसने इसका वेट भी 2 किलोग्राम बता दिया। तो बेसिकली ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच होता है और स्प्रिंग के साथ ही सारा काम हो रहा होता है। तो हुक्स लॉ के मुताबिक इसके ऊपर जो फोर्स पड़ती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग होती है।
जितनी ज़्यादा फोर्स पड़ेगी, जितना ज़्यादा इसके नीचे आप मैश लगाएंगे, उस हिसाब से ये नीचे एक्सपेंड करेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने 5 किलोग्राम के हिसाब से मैश नीचे लटकाया है तो उसका वेट भी 5 किलोग्राम बताएगा। अगर थोड़ा लगाया तो थोड़ा बताएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना मैश होगा उतना ही वेट बताएगा। तो इजीली हम फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग के दरमियान से फर्क निकाल लेंगे। इनिशियल रीडिंग थी 0, फाइनल रीडिंग थी 2 या 3 या 4, जितनी भी होगी आप इजीली इसका वेट निकाल लेंगे। इसमें भी हुक्स लॉ अपना काम कर रहा है और उसी के तहत ये स्प्रिंग भी काम कर रहा है। तो हुक्स लॉ के मुताबिक जब ये वेट इसके ऊपर पड़ेगा तो ये एक्सपेंशन होगी। इसके साथ एक एनालॉग वेट का स्केल है, स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा हुक अटैच होता है। लेट्स सपोज ये स्प्रिंग है और ये हुक है और ये रीडिंग है। ऐसे यहाँ पे 0 पे था, थोड़ा सा वेट पड़ा, 0 से 1 पे आ गया, ये नॉब स्प्रिंग साथ नीचे प्रेस हो रहा है। यहाँ पे वेट है, थोड़ा सा वेट और डालेंगे कि नीचे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, थोड़ा सा और वेट करेंगे उससे नीचे आ जाएगा। तो ये एनालॉग टाइम स्केल है जो हमें रीडिंग बता रहा है कि आपने इस स्प्रिंग के साथ जो मैश लटकाया है उसका वेट इतने किलोग्राम है। स्टूडेंट, जो तीसरी चीज हुक्स लॉ के मुताबिक काम करती है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक करंट मेजरिंग और वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है जिसके साथ 2 वायर्स लगी होती हैं। आप उन वायर के साथ अपनी तारों को कनेक्ट करते हैं। उसमें जो वोल्टेज गुजर रहा होता है या करंट गुजर रहा होता है उसको बता देती हैं कि इसमें 220 वोल्ट्स पूरे आ रहे हैं, 210 है, 215 है या 220 से क्रॉस कर गए हैं। इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल काम कर रहा है जो कि है हुक्स लॉ। इस मीटर के अंदर एक हेयर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जैसे मैंने आपको मैकेनिकल क्लॉक में बताया था कि वहाँ पे भी एक हेयर स्प्रिंग होता है जो कि उसकी मूवमेंट को ऐसे इम्पल्सिस की सूरत में लेके जाता है। इसमें भी हेयर स्प्रिंग 2 किस्म के काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज ये इसकी नीडल है जो कि रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की रीडिंग है। एक ये नीडल लगी हुई है, इसके साथ हेयर स्प्रिंग लगा हुआ है। हेयर स्प्रिंग के साथ एक कॉइल लगी हुई है जिसको हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जब इस कॉइल को इसके साथ अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे इसके अंदर से जाता है, हेयर स्प्रिंग की तरफ से गुजरता है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर को, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। दूसरा, इसके आगे जो नीडल लगी हुई है उसमें ये इम्पल्सेस जनरेट करता है। जितना ज़्यादा इसको करंट मिल रहा होता है उतनी ज़्यादा ये इम्पल्स जनरेट करता है, जितना थोड़ा करंट होता है उतनी थोड़ी इम्पल्स जनरेट करता है। लेट्स सपोज यहाँ से इसको 220 वोल्ट्स पूरे मिल रहे हैं, तो उसका डिस्प्ले भी ऐसे ही 220 के हिसाब से कर देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 220 था, इस नीडल को घुमा के इस तरफ ले आएगा और ये नीडल ऐसे ऐसे आगे आएगी जैसे वॉल क्लॉक में आ रही थी। सेम काम हेयर स्प्रिंग इधर भी कर रहा है। एक उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे रहा है कॉइल और उस नीडल के दरमियान, और दूसरा उसकी रीडिंग को भी शो करा रहा है। जितनी यहाँ से वोल्टेज मिल रही है उस हिसाब से इसकी डिफ्लेक्शन भी कर रहा है। डिफ्लेक्शन कहता है किसी भी चीज की तरफ मुड़ जाना, तो ये सुई को उस तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, उस तरफ मोड़ देता है। एक होती है रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्रैक्शन और एक होती है डिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि एक चीज टकरा के वापस आ गई। रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि वो चीज उसके अंदर से गुजर गई लेकिन उसने अपनी हेडिंग, अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली। और डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि उस चीज को जिस हिसाब से पावर मिली है, जिस हिसाब से इनपुट मिली है, उसकी आउटपुट को उस हिसाब से डिफ्लेक्ट कर दे, मोड़ दे। तो ये डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। उसको जो अप्लाइड फोर्स मिली थी उस हिसाब से ये डिफ्लेक्शन भी प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स मिलेगी डिफ्लेक्शन उस हिसाब से ज़्यादा होगी, फोर्स थोड़ी होगी तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स करंट की सूरत में मिल रही है तो उसकी रीडिंग आगे नंबरिंग के हिसाब से हमें बताता है कि इतने वोल्टेज और इतने करंट इसके अंदर आ रहे हैं। जब इसको इनपुट मिलती है, एक पावर मिलती है, कॉइल में से आती है स्प्रिंग, उस हिसाब से इसकी डिफ्लेक्शन करता है। यहाँ पे एक एनालॉग टाइम स्केल लगा हुआ होता है और ये हमें रीडिंग देखने में मदद दे देता है और एग्जैक्ट रीडिंग हमें बता देता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ
हुक्स लॉ। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।